नमस्कार। मैं बी मिश्रा आप लोगों के समक्ष पुनः एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः इस कोरोना महामारी के बीच मैं अपनी बातों की शुरुआत कहाँ से करूं, ये थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन की बात है। लेकिन मैं मोटे तौर पर आज अपने बातों की शुरुआत मुख्यतः मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट के ऊपर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ इस पेंडेमिक से संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। एक अध्येता हैं जिनका नाम है कविता रामकृष्णन। कविता रामकृष्णन ने 1896 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक के जो पेंडेमिक थे, जिस पेंडेमिक के संदर्भ में हम लोग इतिहास के भीतर भी अध्ययन करते हैं, उनके संदर्भ में हम यहाँ कुछ बात करना चाहेंगे। और अगर हम अतीत के पन्नों को खोलते हैं, इतिहास के पृष्ठों की तलाश करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि ये जो कोरोना जैसी जो पेंडेमिक है, यह हम लोगों के देश के लिए या विश्व के लिए ये कोई नवीन बात नहीं है। महामारियां आती हैं, महामारियों के आने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। विज्ञान की प्रगति शायद उन्हें रोक भी नहीं सकती है। आज विज्ञान की क्या सीमाएं हैं, विज्ञान ने कहाँ तक विकास किया है, विज्ञान के विकास के सीमाओं को भी आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। और बखूबी इस पेंडेमिक से ढेर सारी बातों को हम लोग सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं या समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। वस्तुतः कविता रामकृष्णन ने जो पेंडेमिक के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने 2-3 बातों के ऊपर दृष्टिपात किया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में यह बताने का प्रयास किया है कि समकालीन जो ब्रितानवी शासन व्यवस्था थी, उनके दृष्टिकोण इस पेंडेमिक के प्रति क्या होते थे, वो किस प्रकार इसे नियंत्रण करने के लिए प्रयास करते थे।
जनता की भूमिका जो होती थी, जनता की भूमिका किस प्रकार की थी, तो बखूबी जब हम लोग इस उत्तर आधुनिक समाज में रह रहे हैं और आज अमेरिका जैसे देश में जब ये नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो जब हम 19वीं शताब्दी के अंतिम समय के इस महामारी को देखें या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसके प्रभावों को देखें, तो ये कितना विभत्स रूप में आया होगा, इसका स्वरूप कितना मानवता के खिलाफ होगा, स्वतः ही आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। लेकिन एक बात उनके अध्ययन से जो निखर करके सामने आई, वह यह था कि वस्तुतः ये जो इतिहास के भीतर जो ये पैंडेमिक हैं, इस पैंडेमिक ने भी असंतोष को जन्म दिया। नागरिकों के भीतर असंतोष उत्पन्न हुए। वह असंतोष समय समय पर कई घटनाओं के रूप में अपने प्रस्तुति को दर्ज किया। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, तो उस असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि को तैयार करने में भी पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो प्लेग उस समय आए थे, और प्लेग के दौरान जो भारत की आम जनताओं का जो दुर्दशा हुआ, जिस दुख भरे दिनों को उन्होंने झेला, और सरकार से जो उनकी आकांक्षाएं थीं, जिन आकांक्षाओं को पूर्ण करने में संभवतः ब्रिटिश सरकार ने या तो दिलचस्पी नहीं ली, या दिलचस्पी भी ली तो बड़े बेमन से ली। लाखों लोग मारे गए। और आप संपूर्ण इतिहास के पैंडेमिकों को देखें तो आप पाएंगे कि भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे पैंडेमिक आए जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। तो आज जो इस कोरोना जैसी जो महामारियां हैं और उनकी जो ये विकरालता है, इस विकरालता का एक ही निदान है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं या इसके चेन को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो जितने भी प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करना एक नागरिक का परम कर्तव्य है, जो कर्तव्य उनका अपने देश और समाज के प्रति है। तो उस समय के लोग भी सरकार के इन निर्देशों का पालन करते थे। संभवतः आज जिस प्रकार हम लोग इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उससे कड़ाई से वे लोग पालन करते थे। चूँकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में के भीतर जो उनका जो पुलिस तंत्र था वह बड़ा सुदृढ़ था। वह सदैव बर्बरतापूर्ण अंदाज में रहता था। दूसरी बात जो कविता रामकृष्णन के किताब से निकल करके बाहर आई, वह यह थी कि बम्बई में जब प्लेग आया, बम्बई में सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां बंद हुईं, तो बम्बई के सूती वस्त्र फैक्ट्रियों के कामगारों के ऊपर भी पेट चलाने के संकट उत्पन्न हो गए। और संभवतः बम्बई के 3000 मजदूरों ने अपने को एकीकृत कर ब्रितानवी शासन व्यवस्था का प्रतिरोध भी किया और उनके जो अपने
जीवन जीने की जो शर्तें थीं, उन शर्तों पर ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झुकाने का प्रयास किया। उन्हें सफलता मिली व नहीं मिली, यह एक अध्ययन का इतर क्षेत्र हो सकता है, लेकिन नागरिकों के द्वारा निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के असंतोष से एक भूचाल अवश्य ही खड़े किए गए थे, जिसे संभवतः कुछ दिनों के बाद दमित कर दिए गए थे। फिर हम देखते हैं कि इतिहास के भीतर जो पेंडेमिक हैं, खास करके भारत के संदर्भ में, तो पेंडेमिक के भीतर ब्रिटिश सरकार ने जितना बेहतर राहत कार्य नहीं चलाया, उतना बेहतर कार्य उस समय के जो स्वयंसेवी संगठन थे, चाहे कई समाज सुधार और धार्मिक संगठन बन चुके थे। मैं यहाँ खास करके स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, प्रार्थना समाज और विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के ऊपर दृष्टिपात करना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक संस्थाएं थीं, इन सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके राहत के कार्यों में भाग लिया और लोगों को इन्होंने न सिर्फ बचाने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें महामारियों के प्रति जागृत करने का भी उन्होंने प्रयास किया। और एक बात और आप जानिए कि महामारियों के बीच अफवाह भी फैलती हैं। उस समय भी अफवाहों के बाजार गर्म हुआ करते थे, तरह तरह की अफवाहें फैलती थीं। इस समय में भी कई तरह की अफवाहें आती हैं। तो निश्चित रूप से इस अफवाह से हमको आपको बचना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, ये भी एक सजग नागरिक का एक कर्तव्य है, उनका एक बोध है। तो आप किसी भी प्रकार के अफवाह या वैसी कोई भी धारणाएं, जो धारणाएं पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि आप एक सजग नागरिक के रूप में इस महामारी का कैसे बेहतर हम सामना करें और कैसे हम अपने को बचा सकें और लोगों को भी कैसे बचने की प्रेरणा दें, एक सजग नागरिक के रूप में हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कविता रामकृष्णन के इस ग्रंथ से एक जानकारी और प्राप्त होती है। वह जानकारी है कि उस समय यह भी विवाद उत्पन्न हो गया, चूँकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का शासन था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के भीतर जो अंग्रेजी जो मेडिसिन्स थी, वही उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के मुख्य तंत्र थे। उन्हीं इंग्लिश मेडिसिनों के आधार पर किसी भी महामारी के परिमार्जन किए जाते थे, उनके निदान ढूंढे जाते थे। लेकिन उस समय इस अंग्रेजी दवा के खिलाफ भारत का जो अपना जो आयुर्वेद था, या भारत के भीतर जो यूनानी चिकित्सा पद्धति थी, उस
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विधि के द्वारा भी इस रोग के निदान करने के प्रयास किए गए। और इस कोरोना के बीच हम लोगों ने भी तरह तरह के अफवाहों को देखा कि ये दवाई बना दी गई हैं, ये आप कर लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री तो प्रतीकों में विश्वास करते हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों को इस कोरोना के प्रति सजग करने के लिए उन्होंने तो अनेक बार आपने देखा कि कई तरह के प्रतीकों को उन्होंने जनता जनार्दन के सामने रखा। जब कभी उन्होंने ये थाली बजाने का उन्होंने, या फिर ताली बजाने का, या फिर शंख फूंकने का, दीप जलाने जैसे प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपने जनता को संदेश दिया। मैं यहाँ एक ग्रंथ का नाम लेना चाहूँगा कि ये पंजाब के थे मोहन सिंह वैद्य। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महामारियों का दमन। ये जो महामारियों का दमन नामक जो इनका ग्रंथ है, इसमें इन्होंने कई तरह के ऐसे विधियों के बारे में जिक्र किया, या इस प्रकार की कई देसी जो विधियां थीं उन विधियों का उन्होंने अपने इस ग्रंथ में उल्लेख किया, जिसके माध्यम से वे किसी बीमारी के निदान कर सकते थे, किसी महामारी के निदान कर सकते थे। तो ऐसे भी प्रयास आपको हमारे इतिहास के पन्नों में दिखाई देते हैं, हम अपने इतिहास के पन्नों से जानते हैं। और इतना ही नहीं कि हमें इस ग्रंथ को पढ़ने से यह भी मालूम हुआ कि एक माजिद खान नामक आपको एक स्थानीय व्यक्ति थे, जिन्होंने कि बड़ा बेहतर काम किया था इस पेंडेमिक के समय। ये पेंडेमिक मुख्यतः जो थे ये प्लेग से आए थे। प्लेग के वजह से प्लेग फैला था, जिसका प्रभाव जो था हांगकांग से लेकर के मुंबई तक था। तो इसमें जो कुछ स्थानीय जो स्वयंसेवी संगठन थे और उनके जो लोग थे या उनके जो सदस्य थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, यानी कि पेंडेमिक के समय कैसे लोगों को खास करके भोजन जैसी जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो बड़े बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया। निस्वार्थ होकर के उन्होंने मानवता का प्रदर्शन किया और जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने लोगों की सेवा की। तो मुझे लगा कि आज मैं अपनी बातों की शुरुआत, चूँकि जब आज हम लोग सभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने अपने को क्वारंटाइन कर लिया है, और आज हमारी ये इच्छा हुई कि हम अपने बातों की शुरुआत इसी महामारी से करें। अब देखिए कि अब हम लोग अपने मूल विषय के ऊपर आते हैं। हमारे कुछ छात्रों ने, खास करके जो हमारे बीपीएससी बैच के जो कुछ सीनियर जो हमारे छात्र हैं, जो लगभग 2 महीने से वो गांव में हैं या अगर शहर में भी हैं, तो बड़ी विचित्र अवस्था में, बड़ी विचित्र मानसिकता के बीच वो अपना जीवन यापन प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर ये आग्रह किया कि सर इस बीच में कुछ ऑनलाइन क्लास हम लोगों को दिया जाए। तो आज हमने निर्णय लिया कि क्यों ना आप लोगों को कुछ मैं समय समय पर बताता रहूं, और आपका जो ये खाली वक्त है, इस खाली वक्त में आपके इस खालीपन को भरने का प्रयास करूं। तो वस्तुतः बीपीएससी की परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे।
लेकिन इतना तो सत्य है कि 66वीं प्रारंभिक परीक्षा आसन्न निकट है। ये परीक्षा होगी ही। अगर ये महामारी का अगर ये परिदृश्य नहीं होता तो शायद बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह तक ये परीक्षा हो जाती, लेकिन अब इसमें कुछ विलंब की संभावनाएं हैं। संभावनाएं नहीं, मैंने कि इसमें विलंब हो सकती हैं। तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया से कुछ टॉपिक लेते हैं। देखिए कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन लाने के संदर्भ में सरकार सोच रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इससे संबंधित प्रस्ताव बिहार मंत्रिमंडल के पास भेजा है, जो संभवतः स्वीकृति के प्रतीक्षा में अभी तक लंबित है। खैर, ये सरकार के स्तर की बात है। अगर बीपीएससी के प्रस्ताव को अगर बिहार कैबिनेट अगर स्वीकार कर लेती है तो उसके पैटर्न में थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है, प्रश्नों की जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है। मोटे तौर पर यहाँ आप अपने दिमाग को क्लियर रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक के ही होंगे, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की संभावनाएं नहीं हैं। सभी के सभी प्रश्न जीएस से पूछे जाएंगे। सी सेट आने की संभावनाएं नहीं हैं या आ भी सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर सी सेट शामिल होने की संभावनाएं नहीं हैं, बल्कि जीएस के जो प्रश्न हैं उसी प्रश्न को कुछ मॉडरेट कर दिए जाएं, उसको यूपीपीएससी या यूपीएससी के पैटर्न पर लाने के प्रयास हो सकते हैं। तो चूंकि बदले हुए परिदृश्य में अगर आज हम लोग सिर्फ एक ही धारणा बना करके अगर हम लोग पढ़ते रहें तो पैटर्नल रूप से पढ़ने से हम और आप आज के डेट में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, आपको अपने पढ़ने के अंदाज को भी बदलना होता है, और आप अपने पढ़ाई के अंदाज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो नई नई जो किताबें हैं, नई नई जो बातें हैं, उन बातों को भी जानना होता है। देखिए, किसी भी परीक्षा में प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो 2-3 तरह की प्रकृति होती हैं। एक तो होता है इंफॉर्मेशन आधारित प्रश्न होते हैं। तो इंफॉर्मेशन आधारित जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को बड़े आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि चूंकि आज इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब लोग किसी भी नवीन जानकारी को पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और ग्रंथों के माध्यम से गैदर करते थे, लेकिन आज के युग में इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है। हजारों प्लेटफॉर्म हैं इंफॉर्मेशन के। ये नेट की दुनिया है।
और इस दुनिया में, इस सूचना क्रांति की दुनिया में इन्फॉर्मेशन का अभाव नहीं है। लेकिन यह प्रश्न है कि क्या हम किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके ही अपने रिजल्ट को, अपने परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी के लिए एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, व वो अन्य किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, एसएससी के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, रेलवेज के हो रहे हैं, या अन्य कोई एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वस्तुतः आप देखिएगा कि अगर आप उनके प्रश्नों का अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इन्फॉर्मेशन आधारित ही प्रश्न सिर्फ नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि कुछ प्रश्न जो हैं, प्रश्न को पूछने की जो प्रकृति है उनमें थोड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी आई? तो सबों को ये बात मालूम है कि सबसे पहले पुर्तगीज यहाँ आए, भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए। लेकिन अगर इसी को अगर पूछ दिया जाए कि अगर भारत में सबसे अंत में कौन गए, किनका उपनिवेश सबसे अंत में भारत में टूटा, तो फिर आप यहाँ थोड़ा सोचने लगेंगे। लेकिन इस चीज़ को आप याद रखिए कि जो फर्स्ट आए, एक संजोग है आपके मॉडर्न इंडिया का, एक संजोग है कि जो प्रथम है वही अंतिम है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1964 ईस्वी में वही गए। तो सबसे पहले आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के ऊपर कुछ बात करेंगे और मोटे तौर पर हम आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो सेगमेंट है उसी से जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हम अपनी बात की शुरुआत आज थोड़े इतर होकर के कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमने कहा है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर करके ही हम आज के युग में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन को अगर गैदर करना है तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आज एक चीज़ नहीं है, आज 1000 प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेट के ऊपर हैं। किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपका काम नहीं चलने वाला है। तो थोड़े से हम यहाँ पीछे की तरफ अपने को हटाने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि इतिहास में एक युग का अवसान या किसी युग की शुरुआत होती क्यों है या किस आधार पर होती है। किस आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को एंशिएंट इंडिया कहते हैं? किस आधार पर आप एंशिएंट इंडिया के समापन के बाद का जो काल है, बाद का जो युग है, उसके लिए आप मध्यकालीन शब्द का प्रयोग करते हैं? और किन घटनाओं के आधार पर आप आधुनिक भारत की संरचना करते हैं, आधुनिक भारत का निर्माण करते हैं? तो बेसिकली अगर आप देखिएगा कि लड़के को ये लड़के रट करके रखते हैं कि भाई कि भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब होती है, तो फट से वो बोलते हैं कि ढेर सारे लड़के बोलेंगे कि 1707 सर, 1707 में सर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के मृत्यु के बाद की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ही हम आधुनिक भारत में अध्ययन, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। कुछ लड़के इसके आंसर जो हैं
1757 ईस्वी में जो पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच, वहाँ से भी वो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानते हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात इन घटनाओं से प्रारंभ करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी बातों को यूरोप के उस राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर आपके भारत के भीतर जो आधुनिक युग के जो आगमन हुए हैं, उस आगमन को थोड़े जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आपको यह जान करके हैरत नहीं होना चाहिए, या इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि पश्चिमी दुनिया के साथ तो भारत का संपर्क उन्हीं दिनों से स्थापित हो गया जब ईरानी आए। ईरानियों के बाद भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण जो था, सिकंदर के आक्रमण को हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। सिकंदर ने भारत के राजनीतिक जीवन को उतना अधिक प्रभावित नहीं किया जितना सिकंदर के इस आक्रमण ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को, भारत के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। आपको मालूम होना चाहिए कि सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कई ऐसे व्यापारिक मार्ग के अन्वेषण किए गए जो व्यापारिक मार्ग प्रत्यक्षतः पूर्वी दुनिया को पश्चिमी दुनिया से जोड़ने का काम करती थी। सिकंदर के इसी अन्वेषण ने सिल्क मार्ग के निर्माण को एक आधार प्रदान किया, और आपके एंसेंट इंडिया में सिल्क मार्ग, जिस मार्ग की पराकाष्ठा या जिस मार्ग के महत्ता को आप कुषाणों के इतिहास के संदर्भ में देखते हैं कि रेशम मार्ग, जो कि पूर्वी दुनिया को, खास करके भारत को रोमन साम्राज्य से जोड़ने का काम करता था, तो भारत का संबंध जो था वो यूरोप के देशों के साथ, चाहे आप पश्चिमी यूरोप की बात कीजिए, पूर्वी यूरोप की बात कीजिए, अफ्रीका की बात कीजिए, तो प्राचीन काल से ही भारत का संबंध इन देशों के साथ था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में जो पहले जो यूरोपीय यात्री आए, वास्को डी गामा पहले ऐसे यूरोपीय यात्री थे जो समुद्री मार्ग से, जिसको आप केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप के में रास्ते से वो मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए वो कालीकट पहुंचे थे। तो फिर वास्को डी गामा, यहाँ से हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि वास्को डी गामा आखिर, जबकि एक मार्ग था, प्राचीन काल से ही एक मार्ग था, मध्यकाल में भी ये मार्ग था कि यूरोप और भारत के बीच संपर्क थे, स्थलीय मार्ग थे, लेकिन इस स्थलीय मार्ग से वास्को डी गामा का आगमन नहीं हुआ। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आते हैं। वस्तुतः आप इस बात को जानिए कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत जो होती है, भारत में आधुनिक काल की शुरुआत या आधुनिक काल के आगमन को यूरोप की जो आर्थिक राजनीतिक जो घटनाएं हैं, वह घटनाएं स्पष्टता प्रभावित कर रही हैं, और कहीं न कहीं भारत में यूरोप की जो घटनाएं हैं, वही घटना मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था का अवसान भी कर रहा है, और उसी घटना से भारत के भीतर
एक नवीन युग का सूत्रपात भी हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 477 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के क्षेत्र पर जर्मनों ने अधिकार कर लिया, लेकिन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर जब ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया, 1754 ईस्वी में ओटोमन तुर्कों ने जब कस्तूनतुनिया के ऊपर अधिकार कर लिया, तो ये जो ओटोमन तुर्क थे वे अपने किसी भी व्यापारिक प्रतिद्वंदी को अब देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने वो सारे के सारे जो एंशिएंट इंडिया से जिस मार्ग का विकास हुआ था, जो मार्ग भारत को जोड़ने का काम करती थी, जिससे भारत के व्यापार वाणिज्य हुआ करते थे, उस तमाम रास्ते के ऊपर उन्होंने अपने अधिकार को प्रतिस्थापित कर लिया। अब किसी भी स्थिति में कोई भी यूरोपीय व्यापारी अब उस रास्ते का प्रयोग नहीं कर सकते थे और पूर्वी दुनिया से वो अब नहीं जुड़ सकते थे। देखिए, कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी विकल्पहीनता में कुछ यूरोप के जो कुछ महत्वपूर्ण देश थे, खास करके मैं यहाँ स्पेन और पुर्तगाल का नाम लेना चाहूँगा कि स्पेन और पुर्तगाल ने उस भौगोलिक अन्वेषण को जन्म दिया जिस भौगोलिक अन्वेषण ने आधुनिक युग के पृष्ठभूमि को तैयार किया। अगर पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन नहीं होता, अगर ओटोमन तुर्कों का अगर कस्तूनतुनिया पर अगर अधिकार नहीं होता, तो परहैप्स बार्थोलोमियो डायस के द्वारा उत्तमासा अंतरीप की खोज नहीं होती। यहाँ एक बात को और आप समझ लीजिए, उत्तमासा अंतरीप ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नीचे में है। ये नीचे का ये पॉइंट है। अगर आप एटलस से उसको, मेरे पास तो इतने साधन नहीं है कि मैं आपको मैंने कि उस बोर्ड पर, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आपको मैं दिखा पाता वर्ल्ड का मैं नक्शा मैं आपको बताता। अगर मेरे पास इस तरह की व्यवस्था होती तो हम तो बड़ा सीमित स्तर के शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, बखूबी आप लोग जान ही रहे हैं। तो जो भी मेरे पास संसाधन हैं, जैसा भी हैं, तो इस चीज़ को गौर कीजिए कि उत्तमासा अंतरीप और उस तमाशा अंतरीप के रास्ते से व्यापार करना ये बहुत अच्छा व्यापारिक दृष्टिकोण से, इस उत्तमाशा अंतरीप को व्यापार के दृष्टिकोण से ये बड़ा, इसको सेफ जोन नहीं माना जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसी क्षेत्र में अगर आप उत्तमाशा अंतरीप के अगर आप अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो वो लगभग आपको 38-39 डिग्री अक्षांश के पास जाती हैं। और आपको मालूम है कि 40 डिग्री अक्षांश जो है, दोनों अक्षांशों में जो है आपको पश्चिमी जो है पछुआ पवन चलती है, जिसको कि आप गरजता हुआ चलीसा कहते हैं, वो जो एक तूफान है। तो किसी तूफानी मार्ग में नौका का परिचालन करना कितना कठिन है, बखूबी आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। फिर भी यूरोपियनों की ये एक मजबूरी थी कि उन्होंने रिस्क कवर किया। रिस्क कवर करके उन्होंने, मैंने खास करके वास्को डी गामा ने बहुत बड़ा रिस्क कवर किया और बड़े रिस्क कवर करते हुए उस मार्ग से वो भारत पहुँचे। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो उत्तमाशा जो अंतरीप था 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डायस ने इसका अन्वेषण किया था।
और निश्चित रूप से आपको भौगोलिक माने कि खोज के परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोज ही वह घटना थी जिन्होंने कि आने वाले दिनों में रेनेसा को भी जन्म दिया। और इसी घटना से आपको माने कि यही वो परिवर्तन था, यही वो माने कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का परिवर्तन था, अरे पतन था, जिन्होंने कि भौगोलिक खोज के मार्ग को प्रशस्त किया। इसी भौगोलिक खोज के बाद और फिर आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो माने कि उस समय के जो विद्वान थे या जो बौद्धिक स्तर के लोग थे, वो उन्होंने रोमन साम्राज्य का परित्याग कर फिर वो इटली के वेनिस की तरफ गए और फिर उन्हीं के संदेश से वहाँ रेनेसा आया। और फिर रेनेसा के बाद जो आप देखते हैं कि प्रबोधन का युग जो देखते हैं कि आप हिस्ट्री के भीतर, वर्ल्ड हिस्ट्री के भीतर जो आप प्रबोधन का युग देखते हैं या रेनेसा देखते हैं, पुनर्जागरण देखते हैं, इन तमाम की जो पृष्ठभूमि बनी, ये तमाम पृष्ठभूमि जो बनी, उस तमाम पृष्ठभूमि की जड़ कहाँ छुपी हुई थी? तो उसी रोमन साम्राज्य के पतन में जुड़ी हुई थी, जिसका पतन ओटोमन तुर्कों के द्वारा किया गया था। तो फिर हम आपको एक सूचना के माध्यम से, ये क्लास लगभग 40 मिनट का हो गया है, तो मेरा क्लास तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हिस्ट्री का क्लास लंबा होता ही है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू गैदर कर रहे हैं। और अगर ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप हमारे YouTube मेरा चैनल है जिसका नाम है विभाकर मिश्रा के नाम से आप मेरे YouTube चैनल को ये खोल सकते हैं। मेरा BIBHAKAR विभाकर MISHRA विभाकर मिश्रा, और आप इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। अगर आप कमेंट देंगे तो फिर आपका कमेंट ही मेरा मार्गदर्शन होगा। अगर आप कोई विचार को प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने को और अधिक से अधिक परिवर्तित करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, फिर अपने नए तरीके से आपके सामने में हम उपस्थित होने का प्रयास करते हैं या प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आप लोगों को कहते हैं, आप जहां भी हैं आप सारे नियम कायदे का पालन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपको ईश्वर महफूज रखें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं।